क्या करें लास्ट टाइम देखना है पेंटो सर्फेसेस, उसका आपको बेसिक बता दिया था ना। पहला किस करवाए थे शायद आपको, जब ऑब्जेक्ट कहाँ अप्लाई कर रहा होगा, रेयर में क्या डेंसर में, रेयर में था। ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस था, यहाँ पर नहीं माना था कि ऑब्जेक्ट पड़ा होगा मान लो ओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ था, राइट की तरफ के लेफ्ट की तरफ, यहाँ पर, यहाँ हमारे से सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से स्पेशलिटी क्या थी, यहाँ से हम लोग क्या ड्रा करेंगे हमेशा नॉर्मल रे को ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक रे ऑब्जेक्ट से जा रही है जो कि इस सरफेस को क्या कर रही है, जाके हिट कर रही है, ठीक है। और एक ड्रा कर लेते हैं हम लोग नॉर्मल, तो ये ड्रा हो गया हमारा नॉर्मल। इसके बाद ये इसके दो केस आए थे ना बेंडिंग करने के, एक था कि ये बहुत ज्यादा बेंड करेगी, एक क्या था कि थोड़ा सा कर देगी। तो सबसे पहला केस हमने कौन सा किया था, ज्यादा वाला कि कम वाला, ज्यादा वाला। तो मान लेते हैं कि यहाँ से आके ये बेंड कर गई, तो यहाँ पे आके क्या बन गया इसका इमेज आई, ठीक है। और ये वाला एंगल कौन सा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, हाँ रिफ्लेक्शन सॉरी। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या माना था हमने, बी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर, और ये डिस्टेंस यू, हाँ माइनस यू मानेंगे जब साइन कन्वेंशन पुट करोगे। इधर का इंडेक्स क्या था n1, यहाँ का इंडेक्स क्या था, और मान के चल रहे हैं कि n2 क्या होगा n1 से, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला बनाना है यहाँ पे जो कि तीन चार चीजों को रिलेट कर रहा होगा, लिख देते हैं ऊपर, ये वाला है n1, n2, u, b, r। ये जो फॉर्मूला क्रिएट करना है इन चारों को आपस में क्या कर रहा होगा, ये रिलेट कर रहा होगा। इसी का आपके पेपर में क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल आएगा पक्का, डेरिवेशन तो बहुत रेयर चांस है मतलब आएगा। कर लिया, 10 में हो गया, हो गया, बड़े तेज बात हो। अब देखिए एक चीज नोटिस करिए, अगर आप u को रिलेट करना चाहते हो i के साथ या u को रिलेट करना चाहते हो r के साथ, तो ये डिस्टेंस नीचे है, ये एंगल कहाँ पे है, ऊपर है, तो उनका रिलेट करना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। सपोज करिए ये वाला एंगल कितना है आपका, अल्फा है, कि जो ऑब्जेक्ट बना रहा है प्रिंसिपल एक्सेस के साथ, ये जितने भी डेरिवेशन आएंगे उसमें हम लोग इसको अल्फा ही मानेंगे। इमेज का माना जाएगा बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का माना जाएगा गामा। ये नोट कर लेना, मतलब ये फिक्स ही चलने वाला है, ऑब्जेक्ट का अल्फा, इमेज का बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होगा, गामा। अल्फा, इमेज का बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का रहेगा गामा। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले ज्योमेट्री से हम लोग आई को अल्फा से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अल्फा को रिलेट कर लेंगे यू के साथ, वो तो बड़ा आसान रहेगा। तो इनडायरेक्टली हम इन दोनों को रिलेट करना चाहते हैं, तो बीच में हमने जानबूझ के अल्फा को लिया है क्योंकि एंगल ऊपर है। सर आई पे यू रिलेशन ना, फिर स्नेल्ला यूज करके आई को एलिमिनेट कर देंगे और उसकी जगह पे किसको ले आएंगे, एन को। ये पूरा टॉपिक रहेगा। अब फिगर से देख के बताइए इस आई का रिलेशन अल्फा, बीटा या गामा से क्या होगा। एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, देखिए सर आई का इक्वल एडजेसेंट है। पहले ये देखिए, हाँ ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए
ये इसके इंटीरियर एंगल है, आई इसका कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर। तो एक तो रिलेशन बनेगा हमारे पास, तो देखते हैं पहला रिलेशन कि आई किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस गामा के। ये पहला हो गया। आई थिंक दूसरा बनाना भी बड़ा आसान है। यार एक काम करना है यार, आपको दरवाजा लगा दो, ये वाला भी और वो वाला। ये रहा दूसरा, देखिए ये गामा देख पा रहे हैं आप, ये किस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये ट्रायंगल बनेगा ना, वैसे सही सा बन नहीं रहा है ऐसे करके। तो गामा की वैल्यू क्या आएगी फिर, r प्लस बीटा। यहां से r क्या आ जाएगा, गामा माइनस ये आपका क्या बन जाएगा, दूसरा रिलेशन। यहां तक क्लियर हुआ। सर गामा इक्वल टू, ये देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसका गामा एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, इंटीरियर। तो इन दोनों का प्लस हमने इसके इक्वल कर दिया। ये देखो, फिर यहां से r का वैल्यू निकालिए, गामा माइनस बीटा। अब आपके यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं। ये तो देखना एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर, क्या हम लोग यहाँ पे स्नेल लॉ लगा सकते हैं, मैं लगा के दिखा रहा हूँ। साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल होगा बताइए, देखिए शॉर्टकट से बता सकते हैं। ये आई एंगल किस मीडियम में लाई कर रहा है, n1 में, तो इसके सामने क्या आएगा, n1। देखिए सामने ये आर एंगल किस मीडियम में है, तो ये बन गया। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, n2 sin r इक्वल्स टू n1 sin i। दोबारा से ये स्नेल लॉ क्या था कि साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ये देखो साइन i बाय साइन r, ये i एंगल किस मीडियम में लाई कर रहा है, तो उसके सामने लिखना होता है। r एंगल n2 में, तो उसके सामने लिख दीजिए। तो ये स्नेल लॉ से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब आप यहाँ पे एक थोड़ा सा अजम्पशन लगाएंगे। अजम्पशन क्या है कि सिंस I and R are very small, तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन I अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, I के, और साइन R अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, R के। तो ये अजम्पशन लगा के वहां पे पुट कर दीजिए। चलिए आगे कर रहा हूं। जब अजम्पशन लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका n2r इज इक्वल्स टू n1i। देखो बन गया। इधर से यहाँ पे r पुट कर दिया, यहाँ पे सिंपल i पुट कर दिया। अब i और r का वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वाला, तो देखिए क्या बनेगा। सर आर की बात तो क्यों करती थी, वो तो उसका एक्सटीरियर एंगल था ना गामा। देखो ये दो जो इंटीरियर थे दोनों को प्लस कर दिया था, इसके इक्वल कर दिया था। सबसे पहले r का वैल्यू पुट कर रहे हैं, n2 ब्रैकेट गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू n1 ब्रैकेट, ये क्या बोलना है, अल्फा प्लस गामा। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर अब एक डेरिवेशन कर लेते तो बाकी सारे इसके सेम ही, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। अब गामा वाले एक साइड कर लीजिए, n2 गामा माइनस n1 गामा इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। देखिए ये चीज हो जाएगी। यहां से आप गामा कॉमन ले सकते हो, n2 माइनस n1 गामा इक्वल्स टू n1 अल्फा प्लस n2 बीटा। ले लिया यहां तक। अब इसके बाद बुक्स में इसको दो तरीके से किया होता है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं। इसके बाद यहां तक तो सभी का कॉमन होता है।
कई बुक्स में क्या करते हैं, ये वाला रिलेशन लगा देते हैं, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। यहां से इसके बाद कई बुक्स में क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगर आई और आर स्मॉल है, ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा भी क्या होंगे, ये भी स्मॉल होंगे। तो वो इनको रिप्लेस कर देते हैं इनके टेंजेंट के साथ, और आई को रिप्लेस सॉरी गामा को रिप्लेस कर देंगे इसके टेंजेंट के साथ, एन गामा के साथ, अल्फा को एन अल्फा के साथ, और बीटा को टैन बीटा के साथ। आप जिससे मर्जी करें सेम आंसर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं दोनों करके दिखा देता हूँ आपको। पहले टैन वाला देख लीजिए, तो आप नीचे लिख दीजिए कि सिंस अल्फा बीटा गामा स्मॉल सो वी कैन रिप्लेस विद देयर टेंजेंट्स। तो ये बन जाएगा n2 minus n1 tan gamma equals to n1 और plus n2 tan beta। हो गया? गामा लिखा है ये। हाँ, ये tan गामा है। मैं इसको y डालता हूँ, बुक में ऐसे लिखा होगा, आप ऐसे भी डाल सकते हो कुछ। अब यार पीछे आ जाइए, कर दूं? क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। यहाँ पे आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? कहीं भी ट्रायंगल तो है बहुत सारे, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल एक भी नहीं है। तो उसको बनाने के लिए एक छोटा सा अजम्पशन लगाते हैं हम लोग। तो देखिएगा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ और मानता हूँ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में बहुत ज्यादा नियरली नियरली इक्वल होंगे। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए, देना है तो P दे दीजिए इस पॉइंट। तो आप देखिए आपके बहुत सारे राइट एंगल ट्रायंगल प्रोड्यूस हो गए। एक तो आप इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, क्यों दे दो, बाकी को नाम नहीं है। अब यार एक ट्रायंगल देखिए आप OQP, क्या मैं इसमें tan अल्फा निकाल सकता हूँ? OQP में किसके इक्वल आएगा tan अल्फा? टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan अल्फा किसके इक्वल होगा? QP बाय PO। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम लोग? tan बीटा। tan बीटा कौन से ट्रायंगल से निकलेगा? PQ और I में, PIQ जो मर्जी मान लीजिए। तो यहाँ से आपका tan बीटा आ जाएगा QP डिवाइडेड बाय PI। ट्रायंगल देंगे। चलो पहला वाला ट्रायंगल जैसे ये वाला। PQO। हाँ, PQO। लास्ट में रहेगा tan गामा, तो tan गामा यहाँ से आ जाएगा QP डिवाइडेड बाय PC। इसको थोड़ा कर देते हैं PC। तो tan बीटा लेके ट्रायंगल लिखते हैं। PQI। थोड़ा लाइन सीधी नहीं है, जाएगी सीधी है ट्रायंगल में। गामा ये वाला PQC। यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं, तो हमारा रियल में पॉइंट था, इसको नाम दे देते हैं S। जो रियल में पॉइंट था, ये P तो उसके नजदीक वाला ही है। सर वो की करें हम की कैसे? ये जो ऑप्टिकल, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते होते हैं, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? S माना है। तो पी क्या? ये तो हमने वो जहाँ पे परपेंडिकुलर जाके मीट करा टेंस एक्सिस से, वो P था। तो अब इन वैल्यूज को उधर पुट कर दीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। तो ये बन जाएगा n2 minus n1। tan गामा का वैल्यू बोलिएगा QP बाय P गामा PC PC इक्वल्स टू n1 QP बाय PO प्लस n2 QP बाय PI है ना।
अब एक चीज तो देख रही है कि क्यू पी कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैंसिल। तो यहाँ लिख रहे हैं, तो ये बच जाएगा n2 माइनस n1 बाई पी सी इक्वल्स टू n1 बाई पी ओ प्लस n2 बाई पी आई। फिर आप असम्पशन लगाओगे, सिंस P and S are very close to each other, तो हमने उधर लगाए थे, तो PC का वैल्यू हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली SC के इक्वल, PO का वैल्यू हो जाएगा SO के इक्वल। तो पहले ही मान लो P के S अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट में, वो आपकी मर्जी कर लीजिए, बुक में लिखा हुआ तो करवा रहा हूँ आपको कि ये स्टेप आता है वहां पे। तो ये तो बात क्या करी है लास्ट पॉइंट तो यहाँ इधर नीचे यहाँ ये तो बात क्यों भी कॉमन निकल कैंसिल हो गया, फिर ये बच गया। फिर P और S मान, ये देखो ये P और ये वाला S दोनों काफी क्लोज है, तो फिर SC और PC का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, वो लिखा है। वैसे कोई दिक्कत नहीं करने ना करो, कुछ नहीं। डेरिवेशन तो करनी चाहिए, अगर 5 में आ गए फिर आप मेरे गल लग जाओगे कि आपने कहा था कि छोड़ दो, और डेरिवेशन वही आ गई। पेपर तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, देखो PC ये SC के नियरली इक्वल होगा, तो हमने PC को SC से रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही हमने PI को रिप्लेस कर दिया SI के साथ। बस अब तो लास्ट स्टेप रह गया वैल्यूज पुट करनी, इसको यहाँ ऊपर कर रहे हैं, तो बन जाएगा n2 माइनस n1 बाई SC इक्वल टू n1 बाई SO प्लस n2 बाई SI। अगर आपने कॉपी पे फिगर पे आप देख सकते हैं SC का वैल्यू क्या है, चेक करिए इधर से। SC क्या था, R था ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पुट कर दीजिए वहां पे, इसकी जगह पे पुट कर दें आप R, ये हो जाएगा R। SO आप देख सकते हैं ये हो जाएगा U, नहीं इसको क्या पुट करेंगे आप, माइनस U, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन देखेंगे ना SO का, तो वो माइनस U होगा, तो ये पुट होगा माइनस U, SI भी पुट होगा, तो आपका ये रिलेशन बन गया। इसको हम अगले पेज पे लिख रहे हैं, ये बनेगा माइनस n1 बाई U प्लस n2 बाई B इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई R। यही रिलेशन, ये याद करना है बस। अरे उल्टा नहीं होता, हाँ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे लिख दिया, उसको उसमें क्या हो गया, एक ही बात है, दोनों इक्वल है। ठीक है। ये तो इसको बनाने का लॉन्ग कट है, मतलब आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी स्टेप बाय स्टेप। दिखाया तो उसी में ये वाला आपको एक बार इसका सैम्पल पेपर में सवाल आया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सवाल क्या था, आपको ऐसे करके फिगर बनाई हुई थी उन्होंने, यहाँ पे लिखा होता है कि सॉरी एयर, ये लिखा हुआ था वाटर, इसका इंडेक्स दिया हुआ था 1.33, यहाँ पे लिखा होता कि ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे दिया हुआ था आपको, और यहाँ पे मार्क किया होता इमेज को, मान लीजिए आई, ये आपको इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दिया हुआ था आपको 10 सेंटीमीटर, और आपसे ये बी पूछा हुआ था कि आपने ये बी फाइंड करना है कि इमेज कहाँ बनेगा, सिंपली ये डायग्राम बना के दिया हुआ था, तो कुछ नहीं था, बस ये फॉर्मूला आपने बड़ी इजीली वहाँ पे अप्लाई कर देना था।
पर दिक्कत क्या है कि ये हमें डेरिवेशन के बाद में याद होता है, डेरिवेशन सॉल्व करते हैं उसके बाद में याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। तो अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो आपको पहले डेरिवेशन का पूरा एक स्टेप देखना पड़ेगा कि एंड में क्या बनता होगा। है तो आसान, 1 मिनट में निकल जाएगा। देखो ए का डेक्स कितना पुट करोगे 1, यू कितना है 20 प्लस 1.33, बी फाइंड करना है इक्वल्स टू n2 माइनस n1 1.33 माइनस 1 बटा r कितना है 10। ये वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका b। पर ये फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है कि 4 फॉर्मूले हैं इसके, टोटल 4 5 है ऐसे ऐसे। तो उसको शॉर्टकट देख लीजिए कैसे करना है आपने फॉर्मूले को राइट। डायरेक्ट आप फॉर्मूले को राइट कर सकते हो। जैसे ये पहले वाले केस देख लीजिए, यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा था, ये n1 था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ हमारी क्या बनी थी इमेज। ये कौन सा मीडियम था n2। ये डेसिमल माना था तुमने u, ये माना था r इतना, ये माना था b। अब तुम्हें इसका फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, कहां से कहां कर रही है n1 से n2। तो कर देना है फाइनल माइनस इनिशियल। पता लगा कहां से कहां जा रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लीजिए n1, अपने से यहाँ पे लिख लीजिए n2, वो तो लिख ही सकते हैं। ऑब्जेक्ट किस मीडियम में लाई कर रहा है उसके नीचे लिख लीजिए, हो गया काम। इमेज किस मीडियम में लाई कर रही है उसके नीचे लिख लीजिए b। कितना पता लगा। अब उसके बाद बचा r, तो यहीं पे आएगा। अब साइन कन्वेंशन कैसे पुट करेंगे आप, u का साइन क्या आएगा तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे नेगेटिव, b का साइन क्या आएगा, फॉर्मूला बन गया। देखिए वो सेम फॉर्मूला क्रिएट हुआ है। तो ऐसा भी इसको शॉर्टकट में 1 मिनट में 10 सेकंड में बना सकते हैं। कहां से कहां जा रही है और फिर देखना है वो डिवाइड कर सकते। तो ये लिख दें आप मेथड। करें सेकंड केस। सेकंड केस आएगा आपका जब आपका इमेज कहां बनेगा, याद है वो वर्चुअल इमेज वाला। अच्छा वो भी करवा दें आपको, रेडियस वाला भी फिर रहने दें। बनना तो यही है नहीं, सेम स्टेप्स हैं, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स। यस, तो ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, पूरा नहीं करवाएंगे, इस पे भी आपको शॉर्टकट बता देते हैं। स्टेप्स वही है सेम। ये सेंटर कर्वेचर, ये फॉरवर्ड रहा हो गया, अभी ज्यादा बेंड नहीं करी तो आगे जाके मीट नहीं कर पाएगी, तो ये कहीं पीछे यहाँ पे क्या कर जाएगी मीट, यहाँ पे क्या बन जाएगा इमेज आई। तो फिर ऐसे v का फायदा नहीं होने, v का नहीं होनी फिर ऐसे या इमेज नहीं बनेगी फिर। अरे बनी है वर्चुअल, ये बनी तो है। ये डेसिमल क्या आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का b, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ जाएगा u, ये क्या माना जाएगा इधर n1 है, इधर क्या है, ये डायग्राम है। बस v नेगेटिव कर दो, बाकी सारा सेम है ना, स्टेप सारे सेम है। मैं आपको बता देता हूँ टू के। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला बड़ा वाला, क्योंकि ये कौन सी रे है ग्रीन वाली, इंसिडेंट रे है, तो ये तो आ जाएगा आपका आई। ये कौन सा रे है रिफ्लेक्टेड, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। उसके बाद आप क्या मार्क करोगे अल्फा, ये क्या होगा बीटा, और ये वाला कौन सा होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, बस रिलेशन निकालना बता दीजिए कि आई किसके इक्वल होगा, आर किसके इक्वल होगा, बाकी तो डेरिवेशन बहुत आसान है। आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, दिख रहा है क्योंकि ये इस ट्रायंगल का क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो आई तो आ गया अगेन वही सेम अल्फा प्लस आर का। देखिए बीटा प्लस गामा पक्का, क्योंकि जो आर है, बड़े ध्यान से देखिए 1 मिनट रुकिए, क्योंकि ये वाली रे है ना, ये वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है ना, और ये यहाँ कंटिन्यू कर रही है, यही वाली रे थी ना जिसको पीछे हमने क्या किया था। तो आर किसका एक्सटीरियर एंगल है, कौन से ट्रायंगल का, देखिए ये बड़े वाले का,
छोटे वाले का नहीं है, बड़े वाले का है। तो यहाँ से आर कितना आ गया आपका, बस ये चेंज आएगा। वहां देखना, चेक कर लेना, वहां आ रहा था गामा माइनस बीटा। फिर वही करना है स्नेल लॉ, फिर लगा के क्रॉस करके वैल्यूज पुट कर देनी। अब फॉर्मूला को शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसे करना है। बनाओ शॉर्टकट से फॉर्मूला। टेक्निकल लाइट कहां से कहां जा रही है, वैसे लाइट ट्रैवल कहां से कहां कर रही है, तो लिखेंगे n2 माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू n1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना क्लियर हो गया। अब ऑब्जेक्ट किस मीडियम में लाई कर रहा है, n1 में, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, हाँ वो माइनस बाद में पुट कर देते हैं, लिखा है मैंने क्या u। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आपको कि जो b है ये भी कहाँ लाई कर रही है, n1 में, तो इसको कैसे लिखें। यहाँ पे आपने क्या दिमाग में रखना है कि एक्चुअल में इमेज तो बननी कहाँ थी, डेंसर में ही बनेगी, लेकिन दूर जाके बनेगी, शायद मीट कर जाएगी, पर हमें देख कहाँ रही है वो, रेयर में, तो इमेज को हम लोग मानेंगे डेंसर में ही है वो सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b। अब साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या आना है, साइन कन्वेंशन पुट कर लीजिए, इसके आगे क्या आएगा माइनस, इसके आगे भी क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ ऐसे क्रिएट होगा, n2 माइनस n1 बटा r इज इक्वल्स टू माइनस n बाय u माइनस n2 बाय b। कई बार क्या करते हैं, यहाँ से माइनस फॉर्म निकाल के इधर ले जाते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख देते हैं n1 माइनस n2 बाय r इक्वल्स टू n1 बाय u प्लस n2 बाय b। तो वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सेम ही केस, हाँ एक ही आंसर आना है। अभी कर लोगे ऐसे वाले केस आप, तो आपको मेन तो ये चाहिए होता है, अगर डेरिवेशन करनी है ना तो आपको ये बनना चाहिए बस, उसके बाद तो स्नेल लॉ में वैल्यू पुट करनी है और फिर टेंजेंट रिप्लेस कर देना है, उसके बाद सो ऑन करते करते आप कर लोगे इसको। ऐसे ही आपको एक केस है बस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस का, भैया यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा ऐसे, ये जाएगी ऐसे, इसका नॉर्मल किधर से ड्रा करेंगे, इधर से कि उधर से, इधर से। जब आप यहाँ से मान लीजिए आपने नॉर्मल ड्रा करते हो ऐसे करके, ज्यादा क्लोज हो गया उधर, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल ड्रा हो जाएगा। अब ये कैसे बेंड करेगी, टू वर्ड्स के अवे, ये इससे अवे बेंड करेगी कि टू वर्ड्स करेगी, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है, तो इस तरफ क्या होगा डेंसर, इस तरफ क्या होगा, अरे समझे, इस तरफ मान लीजिए n2 है, इस तरफ क्या होगा, तो ये बेंड कैसे करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या जी कभी इससे मीट करेगी, तो उसको कहाँ मीट करना पड़ेगा आपको, पीछे, यहाँ यहाँ कहीं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फिर वही कहानी, राम कहानी वही, अल्फा बीटा गामा मार्क कर दो और आई और आर मार्क कर दो, समझ गए, इनके बीच में बनेगा यहाँ, ये आपका यहाँ पे सेंटर कर्वेचर होगा सी। तो मैंने आपको शॉर्ट में बना के दिखा दिया, आप उसको देख लेंगे एक बार, सेम है बिल्कुल, और शॉर्टकट से भी बन सकता है, आपको आते ही। चलो आगे, इसके बाद लिखिए लेंथ मिक्कर फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते हो अगर पेपर हुए। पिछला फॉर्मूला जो स्फेरिकल सरफेस उसका फॉर्मूला कि अब रिफ्रैक्शन होगा स्फेरिकल सरफेस, इसको पहले आप समझिए कि फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, मैंने फिर उस दिन बताया भी था ना कि जो ऑप्टिशियन होते हैं वो इसको यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले जब आपको आई साइट चेक करते हैं वो मशीन के साथ, कई मशीन के साथ चेक करते हैं, कई मैनुअली भी चेक करते हैं,
हाँ मैनुअल भी होता है, पता नहीं आपको? अरे ये हमारे खमानों में एक इधर दुकान, वो मैनुअली चेक करते हैं शीशे लगा के सामने, आंखों के सामने। वो एक में काफी सारे शीशे होते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है मैनुअली ऑटोमेटिक से, ज्यादा एग्जैक्ट होता है। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ गली च बढ़ के ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਈ मैनुअली की ना उन्होंने ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਏਬੀਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। सबसे पहले जब आई साइड चेक करते हैं तो वो देख लेते हैं कि आपके जो हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस होता है, ये पता है? अरे आप लोग बायो पढ़ते हो, आई तो पढ़ा होगा, ह्यूमन आई पढ़े तो तो पढ़ना है, एमबीबीएस चाहिए सर है ये सर इस बार तो है ये 10th में तो पढ़ी होगी शायद ह्यूमन आई, 10th में नहीं पढ़ी थी? पढ़ी है। तो उसमें लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। अब आपको ये तो पढ़ा होगा टॉपिक 10th में, पावर ऑफ लेंस। क्या होता है पावर ऑफ लेंस? ऑफ वी एफ पढ़ा है लेफ्ट में होता है। तो ये लेंस है, मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आ रही है पैरेलल रे, इसने इसको यहाँ बेंड कर दिया। एक दूसरा लेंस था, इसने इसको यहाँ बेंड किया, सेम रे है, किसका पावर ज्यादा है? इधर ही लेफ्ट साइड है। तो पावर क्या होता है लेंस का, कि कितना कैपेबिलिटी है उसका रे को कन्वर्ज करने का। कन्वर्ज करना समझते हो? इकट्ठा करना। अगर आप कॉन्केव लेंस का पावर देखोगे फिर कितना उसका कैपेबिलिटी है रेस को डाइवर्ज करने का, वो उसका क्या होगा? पावर। ये डिस्टेंस क्या होता है बताओगे? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब पैरेलल रेस कहाँ जाके मीट करती होती है? फोकस पे। ये फोकस होगा ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? फोकल लेंथ। आपको याद करवा रहा हूँ 10वीं वाला, यहाँ इसका कोई काम है नहीं वैसे। ये भी क्या होगा इसका? फोकल लेंथ। अब देख पा रहे हैं, अगर इसके फोकल लेंथ का नाम दे दूं f1, इसको भी दे दूं f2, तो कौन सा बड़ा दिख रहा है हमें? f2 बड़ा है f1 से। अगर इसकी पावर का नाम दे p1, इसकी पावर का नाम दे दें p2, तो कौन सा पावर बड़ा है? p1 ग्रेटर देन p2। देख पा रहे हैं जिसका फोकल लेंथ बड़ा है उसका पावर क्या है? छोटा है। तो यहाँ से हमारा रिलेशन बन जाता है पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ, यही पढ़ा था ना हमने 10th में। लेकिन इसका एक फॉर्मूला नहीं है, दो फॉर्मूला है, शायद दूसरा अपने फॉर्म पढ़ा होगा। ये कब लगाना होता है? जब फोकल लेंथ किस में होती है? मीटर्स में। जब फोकल लेंथ आपको मीटर्स में दी होती है, जो कि दी नहीं होती कभी भी। यस, ये फॉर्मूला लगता है हमेशा 100/f। ये कब लगाना है? जब किस में होगी वो? सेंटीमीटर में। ये फॉर्मूला यूज होना है। अगर आपको भी कोई फॉर्मूला यहाँ पे न्यूमेरिकल आ रहा था, कोई वाला फॉर्मूला यूज करिए 100/f। तो सबसे पहले जो आई चेक करने वाला बंदा है ना, वो आपकी आईज के ऊपर पैरेलल रेस को फॉलो करता है जानबूझ के मशीन से, और देखता है कि आपके जो लेंस की पावर है वो कितनी कम या ज्यादा हुई है। अगर तो आपके लेंस की पावर ज्यादा हुई है तो वो उसको माइनस में लिखते हैं, देखा होगा माइनस प्लस आपने। तो कितनी ज्यादा हुई है वो पर्ची में लिख के दे देते हैं, मान लो 2.3 डायप्टर, मतलब मान लीजिए आपके लेंस की पावर इतनी बढ़ गई है तो इसको इतना कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा? लेंस आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो वो ये आपकी आई है मान लीजिए, तो जो आप आगे एन के लगाते हो वो भी कौन सा लेंस होता है? मोस्टली कॉन्वेक्स होता है। बाकी डिपेंड करता है कि किसकी कौन सी निगाह कम हुई है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव दोनों हो सकते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे काम करते हैं, फिर आई वाला भी और ये वाला भी। पढ़ा था 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, याद करवाना पड़ेगा। यहाँ तक लिख लो आप अगर लिखना है कुछ। मेन तो ये फॉर्मूला ही है। उसको मियोपिया होया हुआ तो उसको कॉन्केव लेंस लगाते हैं, जिसको नजदीक का नहीं दिखता होता उसको हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसको लगाते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस। तो उसको सिलेंड्रिकल लेंस लगते होते हैं, जिसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ये 10th में पढ़ाते हैं। हैं? उसमें आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क नहीं पता कर सकते हो।
नहीं, नहीं वो अलग है। सर मतलब टीर पैड ਦਾ ਅੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਟੀਰ ਪੈਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਆ ਹਿੱਸਾ ਅੱਖ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। एस्टिग्मेटिक होता है वही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फर्क नहीं पता कर पाता बंदा। मतलब कि जिਵੇਂ ਹੁਣ एलईडी सीधी है उन लोग की भी टेढ़ी हो जाती इतना भी नहीं, वह टेढ़ी हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा अच्छे से, ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। ये एम आई, इसके अंदर कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस है। अरे ये तो पता होगा कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं पता है यार, तुम लोग कुछ नहीं पता है। हाँ बस वही तो है, ये इसका फोकल लेंथ होगा ना, यहाँ पर इसका साइन कन्वेंशन क्या है बताओगे? साइन कन्वेंशन कहाँ से नापेंगे? ऑप्टिक ओ से आप नापोगे कि एफ से ओ नापोगे? ओ से एफ। लाइट भी कैसे आ रही है? ओ से एफ, तो क्या आ जाएगा? एफ पॉजिटिव। तो अगर एफ पॉजिटिव हो तो पी भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है? ठीक है, मान लो इस लेंस का पावर है 3 डायप्टर, एक दूसरा लेंस था उसका पावर था 2 डायप्टर, दोनों को कंबाइन कर दिया गया ऐसे करके, तो बताइए इस दोनों का कंबाइन पावर क्या है? क्या फॉर्मूला था? ये P1 इसका पावर, इसका P2, तो P कितना आएगा? दो ऑप्शन देते हैं, P1 इंटू P2 होता है कि P1 प्लस P2 होता है? सर ये नहीं करेंगे नहीं किया ना, सच में? नहीं करें टॉपिक डाल दीजिए पहले, पावर ऑफ लेंस, तो फिर लेंस मेकर बोलो तो फिर कहाँ समझ लगेगा कोई पावर तो आता नहीं। पावर ऑफ अ लेंस, पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज द कैपेबिलिटी, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डिवर्ज, to converge or diverge the ray of light, converge or diverge the ray of light. Smaller the focal length, smaller the focal length, larger is the power, larger is the power, and it measures in diopter, DIOPTRE, symbol होता है D, it measures in diopter, which is the reciprocal of the focal length, which is the reciprocal of the focal length. अच्छा ये बताइए इस फॉर्मूला से, थोड़ा आप खुद ही बता दीजिए या फिर इस फॉर्मूला से बता दीजिए, किसी लेंस का पावर ऑफ 1 डायप्टर कब बोलोगे, मतलब पावर का वैल्यू 1 कब आएगा? जब इसको क्या पुट करेंगे 1 मीटर, तो पावर भी कितना आ जाएगा? 1 डायप्टर। तो किसी लेंस का पावर हम 1 डायप्टर कब बोलेंगे? जब उसका फोकल लेंथ कितना होगा? 1 मीटर। अगर इधर से देखें तो एफ को कितना पुट करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर, तो ये बात तो एक ही है। अगर किसी लेंस का पावर 100 सेंटीमीटर होगा, सॉरी फोकल लेंथ, तो उसका पावर कितना होगा? 1 डायप्टर। तो ये डेफिनेशन आप लिख लें, आप कुछ नहीं जाता लिखने में, दोनों डेफिनेशन बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि कब आप किसका पावर 1 डायप्टर बोलेंगे कब। अब छोटा टॉपिक डाल लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। इसमें साइड में एक बॉक्स बना लीजिए, वहां पे लिख लीजिए पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉजिटिव होता है और पावर ऑफ अ कॉन्केव नेगेटिव रखते हैं।
पेयर किया गया है, इसका पावर P1 है, इसका पावर कितना है P2। तो जो इन दोनों लेंजेस को मिला के एक लेंथ आएगा, सुना बोर्ड आपने इक्विवेलेंट, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते होते हैं वैसे ही इसका इक्विवेलेंट लेंथ आएगा, दोनों को मिला के। हाँ वो भी आता है, सही बात है, कटिंग वगैरह आती आएगी बापू। इसकी पावर मान लीजिए कितनी है P, तो ये P किसके बराबर होता है P1 प्लस P2, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। और इक्विवेलेंट पावर किसकी आएगी, किसके बराबर आएगी, दोनों की पावर्स को ऐड कर देना। ओके, अब अगर आपका इक्विवेलेंट पावर पॉजिटिव आ रहा है तो लेंथ कैसा बन जाएगा वो कॉन्वेक्स। अगर आपका इक्विवेलेंट पावर आ रहा है नेगेटिव तो लेंथ कैसे बिहेव करेगा तो कॉन्केव। अगर आपका बाय चांस इक्विवेलेंट पावर आता है 0, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, तो वो कॉम्बिनेशन बिहेव करेगा द प्लेन ग्लास। प्लेन ग्लास जो सीधा ग्लास होता है, जैसे ये लगा हो, ये लाइट को मोड़ता नहीं है, यही मोड़ते हैं जो कर्व सरफेस वाले होते हैं। तो जीडी निगा सर जीरो आ गया, जीडी ना जीरो आ गया, उन्हें केड़ा लेंस कोई जरूरत नहीं है उसको। अच्छा 0 मतलब कि लेंस की पावर ही खत्म हो गई। अरे सर फिर तो लेकिन सर आज उसे क्या नहीं कि जीरो आ चुका। हाँ वो 0 कब आएगा बताते हैं आपको, केस लिख लीजिए फिलहाल इसको, ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा। एक तो सवाल देखिए इसके, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी पावर है 2.5 फैक्टर, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है आपस में कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे इसकी पावर है 1.5 फैक्टर। तो बताइए कॉम्बिनेशन की पावर क्या बनेगी, कितनी बन जाएगी, और ये कैसे बिहेव करेगा था कॉन्वेक्स लेंस। बहुत लो लेवल का सवाल है। तो एक ये देखिए, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, इसका पावर 2 डायप्टर, इसका पावर 3 डायप्टर। तो बताइए कॉम्बिनेशन जो बनेगा उसका पावर कितना रहेगा -1, क्योंकि 2 प्लस -3 लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा -1। तो कॉम्बिनेशन पर बिहेव एज कॉन्केव लेंस। ये कई बार आपको वही डायग्राम पूरी करनी आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ ऐसे। यहाँ नीचे लिखा होता है 2 डायप्टर, ऐसे करके दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पड़ रही है ऐसे पैरेलल, तो इसको पूरा करिए। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है कॉन्केव लेंस, तो ये इसको क्या कर देगा रिवर्स कर देगा। तो ये कई बार आपको डायग्राम पूरा करना भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव कर रहा है उस हिसाब से आपका डायग्राम बन जाएगा, कन्वर्ज करेगा या फिर डिवर्ज करेगा। तीसरा आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, मान लो 3 कॉन्वेक्स का 2 डायप्टर का और इसके साथ में लगा दिया गया है कॉन्केव, इसका भी पावर कितना है 4 डायप्टर। अब ये कैसे आंसर आएगा, 0 पावर आ जाएगी, ये बिहेव करेगा एज अ प्लेन। अब अगर डायग्राम आती पूरी करनी फिर क्या करोगे, पैरेलल पर ये सीधी का कर जाएंगी, निकल जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे ये केस नोट कर लीजिए तीनों। इसमें अगर रे आएगी तो ये उनको क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, ये डिवर्ज करेगा और वो पैरेलल मूव करवाएगा। ये 10 मिनट कराते हैं जो आपका एनसेट में भी है, या तो इस बार सीबीएसई में इसका क्वेश्चन भी आया था ना इस बार पेपर से आया सीधा क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए। अच्छा मुझे अभी कुछ पूछना है, आप लोग टॉपिक डालिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ये तो इक्विवेलेंट पावर का आपने सीख लिया ना कैसे निकालना है, अब है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब कर दें,
ध्यान से, ये वाले कई बार कंफ्यूज कर लेते हैं। ये एक लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है f1, एक दूसरा लेंथ है, इसका फोकल लेंथ है f2। बोल रहा है कि दोनों को कंबाइन करके तीसरा बन गया। इसका फोकल लेंथ है f, तो f1 f2 में क्या रिलेशन रहेगा? 1/f2 = 1/f1 + 1/f2। सेम ही है ना, पावर का ही है। जैसे पावर में था, अगर इसका पावर कितना मानेंगे हम लोग? P1, तो P1 किसके इक्वल होगा? 1 बाय ये होगा। इसका पावर कितना मानेंगे? तो ये किसके इक्वल होगा? 1 बाय f2। इसका पावर मानेंगे P, ये किसके इक्वल होगा? तो फिर क्या पुट करेंगे साइड में कि P किसके बराबर होगा? P1 प्लस, और बस हमने अगर P की वैल्यू पुट कर दी 1 बाय P1 की 1 बाय f1 और P2 की 1 बाय f2। तो ऐसे आप इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल सकते हो। कर लिया? अब इसके भी 3 केस बनेंगे आपके। पहला, अगर आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आ रहा है, अगर आपका सारा कलेक्शन करके फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया, तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बिहेव करेगा? कॉन्वेक्स। अगर नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव, और लास्ट में यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। अगर आपका फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ रहा है तो बिहेव करेगा एज अ प्लेन ग्लास, क्योंकि अगर फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा तो पावर कितना रहेगा उसका? 0। तो ये वाला टिक कर लेना, लास्ट पोर्शन इन्फिनिटी वाला। तो फोकल लेंथ 0 नहीं होगी। अच्छा, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी प्लेन मिरर की नहीं, माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगी। इन्फिनिटी क्यों होगी? तो भी मिरर पूछिए क्लास। हाँ, वो जिसमें शीशे में शक्ल दिखते हैं वो वाला बोल रहे उसकी हैं। माइनस इन्फिनिटी होगी। क्या ये रेस को मिलाते हैं आप, बेंड करते हैं उनको? क्या ना, ये रेस को जस्ट रिफ्लेक्ट करता है, बेंड नहीं करता है। तो इसका फोकल लेंथ कितना रहता है आपका? इन्फिनिटी। और पावर कितनी रहती है इसकी? क्योंकि ये रेस को मोड़ते ही नहीं तो पावर क्या है? माइनस इन्फिनिटी जब ये इधर तो मार्क होगा तो फोन के कैमरे फ्रंट कैमरे जितनी होगी फिर तो जो फ्रंट कैमरा फोन का होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो मोड़ता है रेस को। अरे जो बोलते हैं ना वाइड एंगल, तो वाइड एंगल कैसे आपको दिखा पा रहा है? वो यहाँ से रेस को लेके ऐसे मोड़ता है अंदर, तभी तो इतना सारा आप कवर कर लेते हो। वरना तो आपको फिर अगर सीधा ही आएगा तो फिर इतना पोर्शन नहीं दिखेगा बस। तो कॉन्वेक्स लेंस प्रोजेक्टर वगैरह में भी सेम ही होता है। जेड़ा प्रोजेक्ट कर छोड़ देगा जैसे कि और क्या कॉन्वेक्स और क्या दिक्कत है? पता है, ये बोलने की जरूरत है। इसका फोकल लेंथ है, वो तो होता ही कॉन्वेक्स है। फिर मैग्नेट में क्लास के होता वो तो होता ही कॉन्वेक्स लेंस है। या तो सवाल दे दिया गया कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट पावर बन रहा है 2 अडेप्टर, इसकी फोकल लेंथ आ रही है 10 सेंटीमीटर, तो इसका फोकल लेंथ निकालिए। ये कैसे करेंगे? 1/200 is equal to 1/10 plus 1/f2। यहीं पे गलती करते हो ना तुम। आपने लिख दिया होगा, इसको क्या लिखोगे? 1/200 1/f लिखोगे ना। कितना? 1/200? हाँ जी, क्या 1/2 सेंटीमीटर निकालता। सेंटीमीटर में कर दो कितना? 200। हाँ जी, अच्छा, फिर तो 1/200 किसके इक्वल? सर पावर की कितनी हुई है? 2 अडेप्टर है। नहीं, पावर की कितनी हुई मीटर में है? एचडी है। अब मैं ये तो कुछ भी नहीं, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सर सकता केड़े है। वायलेट दिया, इक्विवेलेंट दिया, इक्विवेलेंट फिर इधर नहीं होना क्या? ये ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੱਸ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर मीटर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर डेप्टर पीछे आ रहा है तो अगर आप सेंटीमीटर में करते हो तब तो 0% डेप्टर आती है। मीटर में भी क्या आती है? डेप्टर। तो उसको आप क्या लिखोगे? 1/2 = 1/10 + 1/f2। बस ये लिखना है। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी f2। समझ गए कैसे किया? अगर कन्वर्ट करोगे ना, तो ध्यान रखना, अगर इसको कर रहे हो
मतलब 100 से डिवाइड कर या मल्टीप्लाई कर, इसको भी करना पड़ेगा फिर। कई बार इसको ऐसे ही छोड़ दो। सर जे 100 ना करे तो सेम होगा, 100 से कर ले तब भी सेम आएगा, क्योंकि 100 तो कट ही जाना है, दोनों को करेगा ना, फिर इधर वाले को भी करेगा, वो कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्यों इतना उलझना है, सीधा ही पुट करो। कर दो आगे। अब थोड़ा पीछे आ जाते हैं, दुकान पे जहां पे वो लेंस बना रहा था। तो जो मशीन होती है वो क्या चेक कर लेती है, आपके लेंस की पावर कितनी कम या ज्यादा हुई है। तो हमने माना कि -2.3 डायोप्टर बढ़ गई है। अब इसको करना है कम, तो क्या लगाओगे, इतना पावर आपके लेंस का बढ़ चुका है 2.3, आपका लेंस है कॉन्वेक्स, फिर अपन 2.3 वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक साथ में कॉनकेव लगाओगे, ताकि इसकी पावर क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। और कितनी का लगाओगे, 2.3 का। अब यही दिक्कत आती है, सर कंकेव में नेगेटिव होती है। अरे आप समझे नहीं, इसको मत देखिए, नेगेटिव है, ये देख ऐसे लिख ले, तुम्हारे लेंस की जो पावर आई लेंस की वो 2.3 डायोप्टर बढ़ चुकी है, ठीक है, -2.3 का चाहिए हमने। हाँ, उसको सही करने के लिए आपको -2.3 का चाहिए। अब दिक्कत यहाँ आती है, अगर आप वहां पे गए होगे ना, उनके पास शीशे पड़े होते हैं लेंजेस बनाने वाले ऐसे, अब वो कटिंग कैसे करे, कितना मोड़ा रखे कितना पतला रखे, ताकि पावर कितनी बन जाए उसकी, समझे। ग्लास होता है उसके पास, मशीन में डालता है, वहां पे फिल कर देता है कि 2.3 डायोप्टर का बनाना है, तो मशीन फिर कटिंग करती है। अब वो मशीन को कैसे पता कि कितना कट करना है, तो वही फॉर्मूला कहाँ काम आता है, अरे वही तो टॉपिक था आपका। तुम्हारे पास सिर्फ 2 क्लू है, सिर्फ 2 क्लू। एक तुम्हारे पास क्लू कितना है कि पावर कितनी बनानी है, 2.3। दूसरा आपको इस शीशे का क्या पता है, रिफ्रैक्टिव, ये पता है तुम्हें। अब कितना कट करना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, मतलब आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो फॉर्मूला इन तीनों को आपस में जोड़ता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसके बिना ऑप्टिशियन खत्म थे, मतलब अगर ये फॉर्मूला ना बनता तो फिर बहुत दिक्कत आती कटिंग वगैरह करने में। हालांकि पहले हाथों से भी कटिंग करते थे एक टाइम पे, अब तो मशीन आ गई है, 5 मिनट में कट करके दे देते हैं आपको, ली जाएगी, बन गया। तो लिख लीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला का डेफिनेशन, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला which relates power of a lens, comma, this is the formula which relates power of a lens, comma refractive index and radius of curvature। और ये फॉर्मूला ये होता है, लिख लो, कल ड्राइव करेंगे इसको। ड्राइव करने आता है, नहीं कल करेंगे, केमिस्ट्री भी करनी है। ये होता है फॉर्मूला, ये जो यूज करते हैं। अब आपको एक का थोड़ा दिमाग में आना चाहिए कि ये तो 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गए, 2 किसके, लेंथ तो एक था। अरे नहीं अरे नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ये होता है ना, ठीक है हाँ, ये स्फेरिकल सरफेस हो गया ना 2, ठीक है, बाद में चेंज कर लेते होते अपन। तो एक R1 इधर वाला आ जाएगा, R2 कौन सा आ जाएगा, इधर वाला, ठीक है। तो मतलब वो वाले टॉपिक अभी इसके डेरिवेशन में लगेगा।